नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है सौतन। जब रजिया का 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती। गिरते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मरमर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर को छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया का मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपये नहीं था। रजिया को साड़ी की इतनी चाह न थी जितना रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ी ले आते तो एक मेरे काम तो आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहूँ करूँ, तू बोलने वाली कौन होती है? अभी उसके खाने खेलने का समय है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साधना है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी राह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपये कहाँ आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूँगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने से नहीं है। मैं जैसे रहूँगी वैसे ही तुझे रखना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा होकर मेरा गला छोड़ दे। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ देती हूँ। समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोक विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोट जमाना शुरू करी। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ पड़ी थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दासी ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे है कि आकर हाथ पैर जोड़े, मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो कहती है उसे करके ही छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कर्तव्य की आशा न थी। वह जब पहले की सी सुंदर नहीं रही, इसीलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न था। यह घर उसी ने पैसे जोड़कर बनवाया था, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो कि परुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से तो खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने जाएगी, मैं यहाँ खुद मर जाऊँगा या तुझे मार दूँगा, पर तुझे अलग न रहने दूँगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है,
हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो वह रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निदयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी प्रवस्था इसी अत्याचार से विरोध करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर पाता और फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालक को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विमोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा, इस तरह चोरों की भांति वह जाना नहीं चाहती। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले की भी चीज़ नहीं लेकर जा रही है। गांव वाले की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी नहीं होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा कि रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था कि जब वह घर का सामान ढोकर ले जाएगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दासियां बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेके ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुँह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बात? फिर भी मुँह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दासो रानी, तुम भी बहुत दिन तक राज नहीं करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं है। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दासियाँ ठाक्का मारकर हंस पड़ी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ ही था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपाना था। रजिया को मजदूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इस सब का बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लग हो गई थी और लग में आदमी की शक्ति का वारापन नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खल्ली भूसी देकर नहीं रखती, रोज़ 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो तुम ही हो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। ये मनुष्य नहीं है, बैल है। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उनकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर परजुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आराध खोजती रहती थी और स्वेच्छा रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा,
तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदास से कहा। जूरी है क्या? जूरी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसे भी नहीं कि दवा दारू करे। दासी के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले ही काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है। कैसे काम करने आए? सारी मार रामू के सिर पर जाती है। फिर कहने चाहिए नई दुल्हनियों को कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा जो जैसा करेगा आप भरेगा, लेकिन अंदर उसका जीना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और उस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ हद परवाह नहीं है, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरा पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं न दिखा। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह श्राप दिया था। अब वह जलन न थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी के हीन व्यवस्था अब ईर्षा के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताज़ा तो पहले भी न था। 10 लंघन तो बिल्कुल ही घुला डालता होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा है, खाने पीने को भी ठीक ठीक न मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसे करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी न निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं थी, ये तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दासी के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हो, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दासी के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आज्ञा मांगा, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो रामू के गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दासिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 ग्राहक निकल आएंगे। अच्छा, आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ रहा है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलश जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो, घर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दियाबती करनी है। तुम्हें रुपये दे दूँ? जाकर दासी को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुलावा भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकले से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दासिया बहुत रो तो नहीं रही है? रोती नहीं है। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू के ही ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकियों की भांति मन में उदित हो उठी जा रही थी।
एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खान पान तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चल कर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, इसका मुँह है जो कहे। चोरी करके नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल ही हूँ। दासी नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फुरहर थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाई ठाई शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटंग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ा था। इसी चिंता और शौक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे न थे, अतएव की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर कड़ा रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं। जैसे कोई गारिद आगे का रास्ता बंद कर पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोया और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करवा लेता, फिर मैं खुशी से मरता और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही पता चला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कहा न। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जोड़ते ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रोती थी, दासी चिंतित थी। घर में रुपये का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलावन करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था, घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। किसान की बिसाथी क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगेगा? गांव में कोई ढेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो उन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहज रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह के ही बोलते रहोगे? हाँ, उसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में छोड़कर चल दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ, कौन सा दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजदूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल कर दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दासिया रज्जू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ भी देखूँगी, यहाँ भी देखूँगी। धाप भर की बात ही क्या, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दासिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर भी छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिसके रुपये हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं कर्जा नहीं रखना चाहती,
बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दासिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पीता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ रखा क्या है? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दासी ने जोहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए, बिलासी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभालते हुए है। दासी को वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर खुद खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दासी ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब तक थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने अपने पास रख। नाई ठकुर सोहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ, वे जितना करते मैं उसका दुगुना करूँगी। जब मैं मर जाऊँगी तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दासिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जिंदा है। दासी ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उसके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुरा दी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।